स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हम सबके अस्तित्व का आधार है, मानव प्रजनन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो जितनी आम लगती है उतनी ही अद्भुत और जटिल भी है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो मुख्य रूप से क्लास 10 और 12 बायोलॉजी की एनसीईआरटी सामग्री पर आधारित है। तो विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरी हुई बातें। हाँ बिल्कुल। और हमारा मकसद है इस पूरी प्रक्रिया को, इसके हर एक स्टेप को, पुरुष और महिला प्रजनन प्रणालियों से लेकर युग्मक यानी गैमीट बनने, फिर उनके मिलने और फिर एक नए जीवन के जन्म तक उसे सरल और स्पष्ट तरीके से समझना। सही। ये सिर्फ बायोलॉजी का एक चैप्टर नहीं है, ये तो जीवन की निरंतरता की कहानी है असल में। सही कहा। चलिए तो फिर इस कहानी की परतें खोलते हैं। शुरुआत करते हैं उन दो मुख्य किरदारों से जिनके बिना ये कहानी आगे बढ़ ही नहीं सकती, पुरुष और महिला प्रजनन प्रणालियां। हाँ जी। तो पुरुष प्रणाली के मुख्य अंग कौन कौन से हैं और उनका क्या काम है, जरा इस पर बात करते हैं। जरूर। देखिए, पुरुष प्रजनन प्रणाली का जो प्राइमरी ऑर्गन है वो है वृषण यानी टेस्टिस। अच्छा। ये शरीर के बाहर एक थैली स्क्रोटम में होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पर्म बनने के लिए, शुक्राणु बनने के लिए बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है। ओह, ये इंटरेस्टिंग है। तापमान का भी इतना सटीक नियंत्रण। हाँ, तो वृषण में ही शुक्राणु यानी स्पर्म बनते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। और यहीं पर वृषण में ही पुरुष सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी बनता है। अच्छा, तो शुक्राणु बनने के बाद उनका क्या होता है, कहाँ जाते हैं वो? हाँ, तो बनने के बाद शुक्राणु वृषण से निकलकर जाते हैं एपिडिडिमिस में। एपिडिडिमिस ये एक लंबी ऐसी कॉइल सी ट्यूब होती है जो वृषण से सटी हुई होती है। यहाँ शुक्राणु मैच्योर होते हैं। मतलब उनमें वो क्षमता आती है कि वो मूव कर सकें और अंडाणु को फर्टिलाइज कर सकें। यहीं पर उन्हें स्टोर भी किया जाता है। अच्छा, तो एक तरह का ट्रेनिंग और वेटिंग एरिया हो गया ये। इसके बाद कहाँ? इसके बाद आती है वॉस डेफरेंस या शुक्रवाहिका। ये एक मस्कुलर ट्यूब है। ओके। ये एपिडिडेमिस से शुक्राणुओं को शरीर के अंदर पेट की तरफ ले जाती है। फिर ये ट्यूब आगे जाकर सेमिनल वेसिकल्स के डक्ट से मिलती है। सेमिनल वेसिकल्स? हाँ, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये कुछ फ्लूइड्स बनाते हैं। अच्छा। ये फ्लूइड्स शुक्राणुओं के साथ मिलकर बनाते हैं वीर्य यानी सीमन। तो सीमेन सिर्फ स्पर्म्स नहीं होते? नहीं, उसमें ये फ्लूइड्स भी होते हैं। ये फ्लूइड्स शुक्राणुओं को पोषण देते हैं, उन्हें मूव करने में मदद करते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जिंदा रहने में भी मदद करते हैं। अच्छा। और अंत में है लिंग, पेनिस, जो बाहरी अंग है। इसका काम वीर्य को महिला के शरीर में पहुंचाना है। करते हैं महिला प्रजनन प्रणाली की। इसके मुख्य हिस्से कौन से हैं? बिल्कुल। महिला प्रजनन प्रणाली में जो प्राइमरी ऑर्गन्स हैं वो है अंडाशय। अंडाशय ये पेट के निचले हिस्से में होते हैं, गर्भाशय के दोनों तरफ एक एक। अंडाशय के दो मुख्य काम हैं। पहला, अंडाणु यानी ओवम या एग बनाना। इस प्रोसेस को कहते हैं अंडाणु जनन या oogenesis। और दूसरा काम है महिला सेक्स हार्मोन बनाना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ओके। और अंडाणु बनने के बाद जैसे शुक्राणु एपिडिडिमिस में जाते थे, यहाँ थोड़ा अलग है। अंडाशय से हर महीने आमतौर पर एक मैच्योर अंडाणु निकलता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं ओव्यूलेशन। ये अंडाणु फिर जाता है फैलोपियन ट्यूब्स या डिंबवाहिनी नलिका में। ये दो ट्यूब्स होती हैं जो अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती हैं। अच्छा। और फैलोपियन ट्यूब ही वो जगह है जहाँ नॉर्मली फर्टिलाइजेशन होता है, शुक्राणु और अंडाणु का मिलन। अच्छा, फर्टिलाइजेशन ट्यूब में होता है। गर्भाशय का क्या काम है फिर? गर्भाशय, हाँ, इसे बच्चेदानी भी कहते हैं। ये एक खोखला मांसल अंग है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो विकसित होता हुआ भ्रूण है वो यहीं आकर इम्प्लांट होता है। अच्छा। यहीं जुड़ जाता है। अच्छा। और फिर प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने यहीं पर डेवलप होता है। गर्भाशय का जो निचला संकरा हिस्सा है वो कहलाता है गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स। हाँ, सर्विक्स। ये खुलता है योनि में। योनि एक मस्कुलर ट्यूब है जो बाहर से सर्विक्स तक जाती है। ये इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म्स रिसीव करती है और डिलीवरी के समय बच्चे के जन्म का रास्ता बनती है। तो दोनों प्रणालियों की बनावट और काम काफी अलग हैं, लेकिन एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। बिल्कुल। अब आते हैं इस कहानी के, कह सकते हैं, मूल बीज पर, युग्मक यानी गैमीट्स पर। आपने शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन का जिक्र किया। ये प्रक्रियाएं कैसे होती हैं, क्या खास है इनमें? हाँ, गैमीटोजेनेसिस यानी युग्मक निर्माण, ये बहुत ही स्पेशल प्रोसेस है।
देखिए, हमारे शरीर की जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स में। हाँ। लेकिन गैमीट में यानी शुक्राणु और अंडाणु में क्रोमोसोम्स की संख्या आधी होती है, सिर्फ 23। आधी क्यों? ऐसा इसलिए ताकि जब शुक्राणु जिसमें 23 क्रोमोसोम है और अंडाणु जिसमें भी 23 हैं मिले तो जो जाइगोट बने उसमें फिर से नॉर्मल संख्या यानी 46 क्रोमोसोम हो जाए। अरे वाह, ये तो कमाल की व्यवस्था है प्रकृति की, मतलब नंबर बराबर रखने के लिए। तो पुरुषों में ये शुक्राणु जनन कैसे होता है? पुरुषों में शुक्राणु जनन होता है वृषण के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नाम की नलिकाओं में। ओके। ये प्रक्रिया प्यूबर्टी से शुरू होती है, मतलब यौवनारमा से, और आमतौर पर जीवन भर चलती रहती है। हाँ, उम्र के साथ स्पर्म काउंट और क्वालिटी कम हो सकती है, लेकिन ये रुकती नहीं है पूरी तरह। अच्छा। और हर दिन लाखों शुक्राणु बनते हैं। वाह, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लाखों रोज? और महिलाओं में अंडाणु जनन, क्या वो भी ऐसा ही होता है, रोज लाखों? नहीं, महिलाओं में अंडाणु जनन काफी अलग है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक फीमेल के अंडाशय में अंडाणु बनाने वाली जो सेल्स होती है ना, वो उसके जन्म से पहले ही बन जाती हैं। जब वो खुद अपनी माँ के गर्भ में होती है तभी? क्या बात है, जन्म से पहले ही? हाँ, जन्म के समय लाखों इमेच्योर एग सेल्स मौजूद होती हैं, लेकिन प्यूबर्टी के बाद ही इनमें से कुछ मैच्योर होना शुरू होती हैं। और नॉर्मली हर महीने सिर्फ एक ही अंडाणु पूरी तरह मैच्योर होकर ओव्यूलेशन के लिए तैयार होता है। सिर्फ एक हर महीने? हाँ, आमतौर पर एक। और ये प्रक्रिया मेनोपॉज तक चलती है, जो करीब 45-50 साल की उम्र में होती है। उसके बाद अंडाणु बनना बंद हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ लगातार लाखों शुक्राणु बन रहे हैं और दूसरी तरफ जन्म के समय से ही लिमिटेड स्टॉक है अंडाणुओं का, और उसमें से भी हर महीने बस एक ही मैच्योर हो रहा है। बिल्कुल, काफी अलग है दोनों का पैटर्न। चलिए, अब महिला प्रजनन प्रणाली से जुड़ी उस प्रक्रिया पर आते हैं जिसका आपने जिक्र किया था, मासिक धर्म चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्या है और क्यों होता है? देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होने वाले रेगुलर बदलावों की एक सीरीज है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना। अच्छा, हर महीने तैयारी? हाँ, हर महीने। ये साइकिल हार्मोन से कंट्रोल होती है और इसकी एवरेज लेंथ लगभग 28 डेज होती है। हालांकि ये थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है, ये नॉर्मल है। तो इस 28 डेज के चक्र में क्या क्या होता है? इसके अलग अलग फेज या चरण होते होंगे? हाँ बिल्कुल, इसके मुख्य रूप से 4 चरण होते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसे आम भाषा में पीरियड्स कहते हैं। हाँ। ये साइकिल का पहला दिन माना जाता है और ये आमतौर पर 3 से 5 दिन तक रहता है। इस दौरान होता क्या है कि अगर पिछले साइकिल में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो गर्भाशय की जो अंदरूनी मोटी परत होती है, एंडोमेट्रियम, जो भ्रूण को रिसीव करने के लिए तैयार हुई थी, वो टूटकर ब्लड और टिश्यूज के साथ योनि मार्ग से बाहर निकल जाती है। अच्छा, और इसके बाद? इसके बाद आता है फॉलिकुलर फेज। इसमें क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है। FSH ये हार्मोन अंडाशय में कई फॉलिकल्स को, जिनके अंदर अंडाणु होते हैं, उनको डेवलप होने के लिए स्टिमुलेट करता है। इनमें से आमतौर पर एक फॉलिकल ज्यादा तेजी से बढ़ता है, वो डोमिनेंट हो जाता है, एक लीडर बन जाता है। हाँ, कह सकते हैं। और ये जो डेवलप हो रहे फॉलिकल्स हैं, ये एस्ट्रोजन हार्मोन बनाते हैं। एस्ट्रोजन? हाँ, ये एस्ट्रोजन गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत को फिर से मोटा और वैस्कुलर, मतलब खून की नलियों से भरपूर बनाने लगता है। ये फेज ओव्यूलेशन तक चलता है। और फिर आता है ओव्यूलेशन, जो शायद इस साइकिल की सबसे अहम घटना है ना? हाँ बिल्कुल। साइकिल के बीच में लगभग 14वें दिन के आसपास, अगर 28 दिन का साइकिल है तो, जब एस्ट्रोजन का लेवल काफी बढ़ जाता है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है कि वो LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तेजी से रिलीज करे। LH सर्ज कहते हैं शायद इसे। बिल्कुल, इसी LH सर्ज के कारण वो जो डोमिनेंट फॉलिकल था वो फट जाता है और मैच्योर अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलकर फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। इसी को ओव्यूलेशन कहते हैं। ओके, और ओव्यूलेशन के बाद साइकिल का आखिरी चरण? आखिरी चरण है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज ओव्यूलेशन के बाद जो फटा हुआ फॉलिकल होता है, वो एक पीले रंग की स्ट्रक्चर में बदल जाता है, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। हाँ, ये कॉर्पस ल्यूटियम मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है और थोड़ा एस्ट्रोजन भी। प्रोजेस्टेरॉन का काम है एंडोमेट्रियम को और ज्यादा डेवलप करना, उसे और ग्रहणशील बनाना, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया हो
तो भ्रूण आकर इम्प्लांट हो सके। यानी ये एक तरह से घर तैयार कर रहा है आने वाले मेहमान के लिए। बिल्कुल सही। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम लगभग 10-14 दिनों में खत्म होने लगता है, डीजेनरेट हो जाता है। अच्छा। इससे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल तेजी से गिर जाता है और इन हार्मोन्स के सपोर्ट के बिना एंडोमेट्रियम की परत टूटने लगती है और अगला पीरियड शुरू हो जाता है और फिर से नया साइकिल। तो ये पूरा चक्र एक तैयारी है या तो प्रेगनेंसी के लिए या फिर अगले चक्र की शुरुआत के लिए। अब मान लीजिए कि ओव्यूलेशन के समय फिलोपियन ट्यूब में शुक्राणु मौजूद है, तब क्या होता है? तब होती है वो घटना जो एक नए जीवन की शुरुआत करती है, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, हाँ, जैसा हमने पहले बात की थी, ये प्रोसेस आमतौर पर फिलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले हिस्से में होती है। लाखों शुक्राणु रिलीज होते हैं, लेकिन अंडाणु तक पहुंचने का सफर बहुत मुश्किल होता है। हाँ, आपने बताया था। योनि से गर्भाशय, फिर फेलोपियन ट्यूब तक बहुत कम, शायद कुछ 100 या 1000 ही अंडाणु तक पहुंच पाते हैं। इतना मुश्किल सफर। और फिर अंडाणु तक पहुंचने के बाद क्या होता है? अंडाणु के चारों ओर कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है, कोरोना रेडियाटा और जोना पेलुसिरा। अच्छा। शुक्राणु को इन लेयर्स को पार करना होता है। शुक्राणु के सिर पर एक कैप जैसी स्ट्रक्चर होती है, एक्रोसोम। एक्रोसोम। हाँ, उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इन लेयर्स को गलाने में, भेदने में मदद करते हैं। कई शुक्राणु कोशिश करते हैं, लेकिन आमतौर पर सिर्फ एक ही शुक्राणु कामयाब होता है अंडाणु की मेम्ब्रेन को भेद कर अंदर जाने में। सिर्फ एक? ये कैसे पक्का होता है कि सिर्फ एक ही अंदर जाए? ये बहुत कमाल का मैकेनिज्म है। जैसे ही एक शुक्राणु अंडाणु की मेम्ब्रेन से टच करके अंदर घुसता है, अंडाणु की मेम्ब्रेन में तुरंत कुछ केमिकल और फिजिकल बदलाव होते हैं। तुरंत? हाँ, एकदम तुरंत। ये बदलाव दूसरे शुक्राणुओं को अंदर आने से रोक देते हैं। इसे पॉलीस्पर्मी ब्लॉक कहते हैं। पॉलीस्पर्मी ब्लॉक? हाँ, ये पक्का करता है कि अंडाणु सिर्फ एक ही शुक्राणु से फर्टिलाइज हो, ताकि क्रोमोसोम्स की सही संख्या बनी रहे, यानी 46। वाह, ये तो अद्भुत सुरक्षा तंत्र है। हाँ, तो शुक्राणु के अंदर जाने के बाद क्या होता है? शुक्राणु का जो न्यूक्लियस होता है, जिसमें उसके 23 क्रोमोसोम हैं, हाँ, वो अंडाणु के न्यूक्लियस के साथ, जिसमें अंडाणु के 23 क्रोमोसोम हैं, फ्यूज हो जाता है, मिल जाता है। फ्यूजन। हाँ, संलयन या फ्यूजन। इसी पल फर्टिलाइजेशन पूरा होता है और एक नई सिंगल सेल बनती है। इसी को कहते हैं युग्मनज या जाइगोट। जाइगोट का पहला ब्लूप्रिंट है, कह सकते हैं। तो जीवन की शुरुआत इस एक कोशिका जाइगोट से होती है। अब ये एक कोशिका एक पूरे शिशु में कैसे बदलती है? ये यात्रा कैसे आगे बढ़ती है? जाइगोट बनने के तुरंत बाद ही, जब वो अभी फेलोपियन ट्यूब से गर्भाशय की ओर जा रहा होता है, उसमें तेजी से सेल डिवीजन शुरू हो जाता है। डिवीजन? हाँ, माइटोटिक डिवीजन। इसे क्लीवेज कहते हैं। एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल्स बनते जाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेल का साइज नहीं बढ़ता, बस नंबर बढ़ता है। अच्छा, तो सिर्फ कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है, आकार उतना ही है। हाँ, शुरुआती डिविजन्स ऐसे ही होते हैं। जब लगभग 16 से 32 सेल्स का एक सॉलिड बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसे मोर्यूला कहते हैं। मोरुला। ये फर्टिलाइजेशन के लगभग 3-4 दिन बाद होता है। मोरुला पहुंचता है गर्भाशय में। वहां पहुंचकर उसमें और डिवीजन होता है और अंदर एक कैविटी, एक खाली जगह बनने लगती है। अब इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट, ये नाम सुना है। इसमें क्या खास होता है? ब्लास्टोसिस्ट में 2 तरह की सेल्स होती हैं। एक बाहर की लेयर, जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर सेल्स का एक गुच्छा सा होता है, जिसे इनर सेल मास कहते हैं। इनर सेल मास। हाँ, ट्रोफोब्लास्ट आगे चलकर प्लेसेंटा का हिस्सा बनता है और जो इनर सेल मास है, उसी से असल में एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनता है। अच्छा, और फिर आता है वो इम्पोर्टेंट स्टेप, इम्प्लांटेशन। बिल्कुल। फर्टिलाइजेशन के लगभग 6 से 7 दिन बाद ये ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार यानी एंडोमेट्रियम, जो कि प्रोजेस्टेरॉन के असर से मोटी और तैयार हो चुकी होती है, हाँ, उससे जुड़ जाता है और उसमें धंस जाता है। इसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन या प्रत्यारोपण कहते हैं। ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश होने के लिए एकदम जरूरी है। अगर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होता तो प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ पाती। ये तो सचमुच एक बहुत नाजुक पड़ाव लगता है।
इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, और आपने प्लेसेंटा का जिक्र किया, वो कैसे बनता है और उसका क्या काम है? इम्प्लांटेशन के बाद वो जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स थी ना, ब्लास्टोसिस्ट की बाहरी परत वाली, हाँ, ट्रोफोब्लास्ट, वो तेजी से डिवाइड होती हैं और एंडोमेट्रियम में फैलती हैं। इसी से प्लेसेंटा या अपरा बनना शुरू होता है। प्लेसेंटा माँ और डेवलप हो रहे भ्रूण के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। कनेक्शन किस तरह का? ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो माँ के ब्लड सर्कुलेशन को भ्रूण के ब्लड सर्कुलेशन से जोड़ता है। हालांकि माँ और बच्चे का खून सीधे मिक्स नहीं होता। अच्छा, डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं होती, तो फिर ये करता क्या है? प्लेसेंटा के कई जरूरी काम हैं। पहला, ये माँ के खून से ऑक्सीजन और सारे पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब भ्रूण तक पहुंचाता है। ठीक है। दूसरा, भ्रूण जो वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, उनको वापस माँ के खून में भेजता है ताकि माँ की बॉडी उन्हें बाहर निकाल सके। वेस्ट मैनेजमेंट भी। हाँ। तीसरा, ये कुछ बहुत जरूरी हार्मोन्स भी बनाता है जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, HCG, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने और भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है। HCG, ये वही हार्मोन है जो प्रेगनेंसी टेस्ट में डिटेक्ट होता है? बिल्कुल वही। और चौथा काम, ये माँ के इम्यून सिस्टम से भ्रूण को बचाता भी है। भ्रूण अम्बिलिकल कॉर्ड यानी गर्भनाल से प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। तो प्लेसेंटा एक तरह से लाइफ सपोर्ट सिस्टम है भ्रूण के लिए। बिल्कुल। और वो जो इनर सेल मास था जिससे भ्रूण बनना था, उसका क्या होता है? इम्प्लांटेशन के बाद इनर सेल मास की सेल्स भी तेजी से डिवाइड होती हैं और डिफरेंशिएट होती हैं। डिफरेंशिएट मतलब वो अलग अलग तरह की स्पेशल सेल्स बनने लगती हैं। इनसे 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स बनती हैं। एक्टोडर्म बाहरी परत, मेसोडर्म बीच की परत और एंडोडर्म अंदरूनी परत। एक्टो, मेसो, एंडो। हाँ, और अगर आप सोचें तो ये कमाल की बात है कि इन्हीं 3 लेयर्स से शरीर के सारे अलग अलग ऑर्गन्स और टिश्यूज बनते हैं। स्किन, मसल्स, हड्डियां, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सब कुछ इन्हीं 3 लेयर से? हाँ, ये जो ऑर्गन्स बनने का प्रोसेस है इसे ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस, कमाल है। सिर्फ 3 परतों से पूरा शरीर। ये भ्रूणीय विकास यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कब तक चलता है? प्रेगनेंसी के पहले 8 हफ्तों तक जो डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म है उसे एम्ब्रियो यानी भ्रूण कहते हैं। इस टाइम में सारे मेजर ऑर्गन्स की नींव पड़ जाती है। सिर्फ 8 हफ्तों में? गर्भ कहा जाता है। इस पीरियड में मुख्य रूप से ऑर्गन्स का और विकास और मैच्योरेशन होता है और बॉडी का साइज तेजी से बढ़ता है। अच्छा। और फिर शुरू होती है गर्भावस्था की लंबी अवधि, लगभग 9 महीने। हाँ, इंसानों में प्रेगनेंसी या जेस्टेशन पीरियड औसतन 40 हफ्ते का होता है, यानी करीब 9 महीने। इसे लास्ट पीरियड के पहले दिन से गिना जाता है। ओके। इस दौरान फीटस यूट्रस के अंदर एक थैली में बंद रहता है, एमनियोटिक सैक, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। वो पानी की थैली? हाँ, बिल्कुल। ये फ्लूइड उसे बाहरी चोटों से बचाता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है और टेम्परेचर भी मेंटेन रखता है। और फिर 9 महीने के इंतजार के बाद आता है वो क्षण, जन्म। ये प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, मतलब डिलीवरी? पर माना जाता है कि ये माँ और फीटस दोनों से आने वाले कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स, खासकर हार्मोनल चेंजेस की वजह से शुरू होती है। अच्छा। यूटेरस की मसल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस शुरू होते हैं। इन्हीं को लेबर पेन या प्रसव पीड़ा कहते हैं। लेबर पेन? ये कॉन्ट्रैक्शंस धीरे धीरे सर्विक्स को पतला और चौड़ा करते हैं, जिसे डायलेशन कहते हैं। सर्विक्स का खुलना? हाँ, जब सर्विक्स पूरी तरह खुल जाता है तो कॉन्ट्रैक्शंस फीटस को यूटेरस से बाहर बर्थ कैनाल यानी सर्विक्स और वजाइना से होते हुए धकेलते हैं। बच्चे के जन्म के बाद प्लेसेंटा भी यूटेरस से अलग होकर बाहर निकल जाता है। जन्म हो गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? आपने कहा था ना, जीवन की निरंतरता। जन्म के तुरंत बाद क्या होता? हाँ, यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि जन्म के बाद नए जन्मे शिशु की देखभाल कैसे होती है। सबसे जरूरी है पोषण। जन्म के बाद माँ के स्तनों में दूध का बनना और निकलना शुरू होता है। इसे लैक्टेशन या दुग्ध स्रवण कहते हैं। लैक्टेशन? ये भी हार्मोन से ही कंट्रोल होता है, खासकर प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। जन्म के बाद शुरुआती कुछ दिनों तक जो गाढ़ा पीला दूध आता है उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम सुना है, बहुत फायदेमंद होता है। बहुत ज्यादा।
ये न्यूट्रिएंट्स और एंटीबॉडी से भरपूर होता है। ये नए जन्मे बच्चे को इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देता है। माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे अच्छा खाना माना जाता है। ये पूरी प्रक्रिया मतलब कंसेप्शन से लेकर जन्म और उसके बाद लैक्टेशन तक, ये इतनी जटिल और इतनी कोऑर्डिनेटेड है। ये सब कुछ इतने सटीक तरीके से कैसे कंट्रोल होता है? आपने कई बार हार्मोन्स का जिक्र किया, इनकी क्या भूमिका है इस सब में? है और फिर अपने टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचकर उनके काम को कंट्रोल करते हैं। तो पुरुषों में कौन से मुख्य हार्मोन है इस प्रक्रिया के लिए? पुरुषों में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन। ये वृषण की लेडिक सेल्स बनाती है। टेस्टोस्टेरॉन। हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है LH। ये LH लेडिक सेल्स को सिग्नल देता है कि टेस्टोस्टेरॉन बनाओ। टेस्टोस्टेरॉन शुक्राणु जनन के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही पुरुषों में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ आना, आवाज भारी होना, मसल्स डेवलप होना, उनके लिए भी यही जिम्मेदार है। और FSH का क्या रोल था? हाँ, पिट्यूटरी से FSH भी निकलता है। ये सीधे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पर काम करके शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को स्टिम्युलेट करता है। ओके, और महिलाओं में? वहां तो हार्मोन्स का खेल और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, खासकर मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी के दौरान। हाँ, महिलाओं में कई हार्मोन्स मिलकर काम करते हैं एक ऑर्केस्ट्रा की तरह। पिट्यूटरी ग्लैंड से वही FSH और LH निकलते हैं जो अंडाशय के काम को कंट्रोल करते हैं, जैसे पुरुषों में वृषण को करते थे। हाँ बिल्कुल। FSH फॉलिकल्स को डेवलप कराता है और LH ओव्यूलेशन कराता है और बाद में कॉर्पस लूटियम को बनने और मेंटेन रखने में मदद करता है। और अंडाशय खुद कौन सा हार्मोन बनाते हैं? अंडाशय खुद बनाते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन मुख्य रूप से डेवलपिंग फॉलिकल से बनता है। ये एंडोमेट्रियम को मोटा करता है। ओव्यूलेशन से पहले वो जो LH सर्ज होता है उसको ट्रिगर करने में मदद करता है और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए भी जिम्मेदार है। और प्रोजेस्टेरॉन, जिसका आपने प्रेगनेंसी बनाए रखने में इतना महत्व बताया। बिल्कुल, प्रोजेस्टेरॉन ये मुख्य रूप से कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है और प्रेगनेंसी हो जाए तो बाद में प्लेसेंटा भी बनाता है। इसका मेन काम है यूटरस की एंडोमेट्रियम को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना और उसे मेंटेन रखना। अच्छा। ये यूटरस के कॉन्ट्रैक्शंस को भी रोकता है, जिससे मिसकैरेज का खतरा कम होता है। और वो जो HCG हार्मोन की बात हुई थी, हाँ, प्रेगनेंसी टेस्ट वाला। हाँ, वो प्रेगनेंसी की शुरुआत में प्लेसेंटा बनाता है। उसका काम होता है कॉर्पस ल्यूटियम को जिंदा रखना ताकि वो प्रोजेस्टेरॉन बनाता रहे जब तक प्लेसेंटा खुद ये काम संभालने लायक ना हो जाए। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? आज हमने मानव प्रजनन की इस पूरी अद्भुत यात्रा को मतलब एक तरह से शुरू से आखिर तक समझने की कोशिश की। हाँ। शुरुआत की पुरुष और महिला प्रजनन प्रणालियों के अंगों और उनके कामों से। फिर हमने देखा कि कैसे वो स्पेशल सेल्स शुक्राणु और अंडाणु गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया से बनते हैं, वो आदि क्रोमोसोम वाली बात। बिल्कुल। फिर हमने महिला प्रजनन प्रणाली के मासिक धर्म चक्र को विस्तार से देखा, उसके अलग अलग फेज, मेंस्ट्रुअल, फॉलिक्यूलर, ओव्यूलेशन और ल्यूटियल, और उनमें कैसे हार्मोन्स और बॉडी में बदलाव होते हैं। ये समझा कि कैसे ये साइकिल हर महीने प्रेगनेंसी की संभावना के लिए तैयारी करती है। इसके बाद हमने फर्टिलाइजेशन की उस जादुई घटना को देखा जहां एक शुक्राणु और एक अंडाणु मिलकर जाइगोट बनाते हैं। सिर्फ एक शुक्राणु, वो पॉलीस्पर्मी ब्लॉक वाली बात भी। हाँ, फिर हमने जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट बनने तक के सफर को देखा और कैसे वो ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में इम्प्लांट होता है, प्रत्यारोपण। हमने एम्ब्रियो और फिर फीटस के डेवलपमेंट को समझा, वो 3 जर्म लेयर्स से सब कुछ बनना, प्लेसेंटा की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह, ये जाना, और लगभग 9 महीने की प्रेगनेंसी की अवधि। अंत में हमने पार्चुरेशन यानी बच्चे के जन्म की प्रक्रिया और जन्म के बाद लैक्टेशन यानी दुग्ध स्रवण के महत्व को समझा, खासकर कोलोस्ट्रम का। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने ये जाना कि ये पूरी इतनी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया कैसे हार्मोन्स के एक बेहद सटीक और नाजुक बैलेंस से कंट्रोल होती है। टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, FSH, LH, HCG, ये सब मिलकर जीवन के इस संगीत को रचते हैं। बिल्कुल, ये जीवन की निरंतरता का आधार है। ये बायोलॉजिकल और हार्मोनल घटनाओं का एक अविश्वसनीय रूप से जटिल फिर भी आश्चर्यजनक रूप से एकदम व्यवस्थित कोऑर्डिनेशन है। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी अद्भुत योजनाकार है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस पूरी प्रक्रिया में हर एक छोटा कदम कितना जरूरी है और कैसे एक छोटे से बदलाव का भी कितना बड़ा असर हो सकता है। सही कहा।
और ये हमें ये भी सोचने का मौका देता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझना और उसके बारे में अवेयर होना पर्सनल लेवल पर और समाज के लेवल पर कितना जरूरी है। हाँ, साइंस हमें इन प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है, जिससे हम अपने स्वास्थ्य के बारे में बेहतर फैसले ले सकते हैं। उम्मीद है इस गहरी पड़ताल से हमारे सुनने वालों को मानव प्रजनन की प्रक्रिया की एक स्पष्ट और रोचक तस्वीर मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए दिलचस्प विषय के साथ। तब तक सीखते रहें,